गुड इवनिंग टू ऑल। आज मॉर्निंग क्लास में मैंने आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझाया। देन आफ्टर वी डिफाइंड स्पीड और एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन सब की चर्चा हमने करी। अभी मैं आपको वेलोसिटी के बारे में बतलाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्पीड के बारे में क्या बतलाया था? द रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन इन एनी डायरेक्शन। उसमें किसी फिक्स डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन की बात हमने नहीं करी थी, ठीक है। एंड दैट वाज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो है वो स्पीड का डेफिनेशन था। वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे तो थोड़ा सा अंतर होगा। हियर द डेफिनेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन in a fixed direction, in a fixed direction is called velocity. This is also equal to the displacement which takes place in unit time. This is also equal to the displacement, distance नहीं, displacement in unit time, displacement in unit time। तो ये जो वेलोसिटी है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी के बारे में लिखो कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। इसकी यूनिट भी वही होगी। एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकेंड और सीधे सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड, जैसी कि स्पीड की हुआ करती थी। its SI unit is meter per second and CGS unit is सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जैसा मैंने स्पीड में बताया था कि स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है भाई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी if equal displacements takes place in equal time intervals। ध्यान देना, इक्वल डिस्टेंस नहीं, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, then the velocity is uniform, then the velocity is said to be uniform। क्लियर है? पहले सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना ही डिस्प्लेसमेंट, दूसरे सेकेंड में भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट, तीसरे सेकेंड में, किसी भी आने वाले सेकेंड में अगर सेम डिस्प्लेसमेंट होता है, देन वी से दैट द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इसमें क्या है कि इफ velocity change in different instant of time, velocities are different if unequal displacements are traveled, if unequal displacements
takes place in equal time interval, in equal time intervals. इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो तो ऐसी वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। इतना ही नहीं, वेलोसिटी तभी चेंज हो जाती है अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों है, तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में कुछ भी बदल जाता है, ठीक है, या फिर दोनों बदल जाते हैं, तो हम कहेंगे कि वो वेरिएबल वेलोसिटी है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, ठीक है। तो वेरिएबल वेलोसिटी ए बॉडी, यहाँ नोट कर लेना कि ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग with variable velocity if either its magnitude or direction or both change, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ही बदल जाए या मैग्नीट्यूड बदल जाए या दोनों में एक साथ चेंज आ जाए तो हम समझेंगे कि बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड में डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं था, स्पीड में चेंज आने का मतलब वेरिएबल स्पीड से मूव करने का मतलब था कि सिर्फ मैग्नीट्यूड में भी अगर चेंज हो गया स्पीड के, ठीक है, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन होती ही नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में चेंजिंग पोजीशन को हम स्पीड कहते हैं, तो स्पीड में डायरेक्शन वाली कोई बात नहीं थी, बट वेलोसिटी चेंज हुआ तब माना जाएगा अगर भले ही स्पीड सेम रहे, भले ही मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी सेम रहे, लेकिन डायरेक्शन भी बदल जाए। जैसे देखो सर्कुलर मोशन के केस में तुम देखो, मान लो कि पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में है, क्लियर है, तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर r मीटर की रेडियस पर अगर ये मूव कर रहा है, वो सेंटर है इसका, तो सपोज करो यहाँ से इसने यात्रा प्रारंभ करी, तो एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अगर ये मान लो कि पॉइंट घूम करके थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट बी पर आ जाता है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर की ओर हो गई, टेंजेंट v2 इधर की ओर हो गई। हो सकता है कि ये 5 मीटर पर सेकंड से थ्रू आउट मूव कर रही हो, 10 मीटर पर सेकंड से ही थ्रू आउट मूव कर रही हो, रिवॉल्व कर रही हो, यानी कि इसकी स्पीड कांस्टेंट हो व्हाइल रिवॉल्विंग, बट चूंकि डायरेक्शन में चेंज हो रहा है इसके कंटिन्यूअसली, तो इन सर्कुलर मोशन चूंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदल रही है, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है लगातार वैरी कर रही है, ये वेरिएबल वेलोसिटी का एग्जाम्पल हो, क्लियर है। और तुम जानते हो कि जहां कहीं भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो वी विल टॉक अबाउट ए फिजिकल टर्म कॉल्ड एक्सीलरेशन, जिससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं, ठीक है। तो इसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, आप समझ गए होंगे वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब। अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, आप करके रखना और कल तक पोस्ट कर देना मेरे को व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। बड़ी खुशी की बात है कि आपका सिलेबस कट हो गया है, कहने के लिए 30% है, मैंने देखा है सिलेबस बहुत ही कट हुआ, सिलेबस बहुत छोटा हो गया है आपका, क्लियर है। हालांकि इससे बहुत फ़ायदा नहीं होना है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह की बात करें तो वहाँ लॉस होगा आपको, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़े हम लोग और सिर्फ सिलेबस पर ही फोकस ना करें, हमें कंपटीशन भी देखना है, क्लियर है, और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी हमें करना है। तो सबसे पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं इस स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जो कुछ बताया गया आपको उसके बारे में। तो एक क्वेश्चन आप सब नोट करिए कि यहाँ एक फिगर बनाया गया है, एक पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में है और सपोज करो कि r मीटर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है। मैं अभी एक क्वेश्चन लिखवा दूंगा और ए बी
सी डी। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख दूं, कहाँ जा रहा है, इन फिगर ए पार्टिकल मूव्स हियर, इन फिगर ए पार्टिकल moves along a circular path, along a circular path of radius is called r. It starts from point A, it starts from point A and moves anti-clockwise anti-clockwise सेंस में मूव कर रहा है। Find the distance traveled, find the distance traveled by the particle, distance traveled by the particle as it moves from A to B, A to B, A से B तक जब ये मूव कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पर एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल देंगे। सेकेंड, मूव फ्रॉम A to C, सेकेंड moves from A to C, ठीक है। थर्ड, moves from A to D, थर्ड moves from A to D, and fourth, completes one revolution, completes one revolution, Also find the magnitude of displacement, the magnitude of displacement in each case, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम, और इसमें दे रहा है कि पार्टिकल जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इस r मीटर रेडियस की सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ए से इसने जर्नी प्रारंभ करी और ए से चलते हुए कभी बी पर पहुंचता है, तो बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो पहला फ्रॉम ए टू बी, ये बताना, फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू हाउ मच, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस बताना, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ, इस रूट की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो पूरी सर्कमफेरेंस जो है 2 पाई आर होगा। तो 2 पाई आर का तो 1/4 है, ये 1/4 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 2 पाई आर, यानी कि 1/2 पाई आर, ये हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करोगे, ए से बी तक, तो हमें पाथ से रूट से मतलब नहीं है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। दोनों को ज्वाइन करने वाला ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, इसकी लेंथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। और साथ ही चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, यानी कि ए बी, ये जो वेक्टर होगा इसकी लेंथ जो है यही डिस्प्लेसमेंट होगी। और साथ ही चूंकि वेक्टर है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ए बी
और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं मॉडुलस ए बी। किसी वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो उसको हम यूं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये दो लकीर खींच देंगे, ये दो लाइन के बीच रखेंगे, मॉडुलस दिस इज इक्वल टू, तो ये लेंथ बताना, तो तुम देखो अगर ये सेंटर O है, ये पॉइंट ए, ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, दिस वन इज आर, दिस वन इज आल्सो आर, क्योंकि रेडियस है, तो आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों का सम और सम का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 2r स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू रूट 2r। और चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये जो ए बी हुआ, ए बी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ध्यान देना, अब मैं इसको यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला था हमने, अब यहाँ हम ऐसा कोई मॉडुलस की बात नहीं कर रहे हैं, तो ए बी वेक्टर जो हुआ डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा, रूट 2r डायरेक्टेड from A to B, तो इस तरह से हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। बात करें, फिर पूछा है सेकेंड पार्ट पे इसका कि मूव्स फ्रॉम A to C, जब ये पार्टिकल रिवॉल्व करके ये C तक आएगी कभी, तब इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो दूसरे केस में फ्रॉम इट्स जर्नी फ्रॉम A to C के लिए डिस्टेंस ट्रेवल बताना कितना होगा, ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ये क्या हो गया पाई आर, 2 पाई आर का आधा पाई आर, ठीक है, तो ये हो गया पाई आर इज द डिस्टेंस ट्रेवल। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू तुम देखो इनिशियल पॉइंट इज ए, फाइनल पॉइंट इज सी, तो ए को सी से ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन होगा, तो डायरेक्शन होगी AC, मेरा मतलब AC की जो मैग्नीट्यूड होगी, AC की मैग्नीट्यूड ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और इनको वैसे ही हम मॉडुलस के रूप में लिखेंगे, तो मॉडुलस AC जो है ये हो जाएगी R प्लस R 2R, दिस इज इक्वल टू 2R। और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन फ्रॉम A to C, तो AC वेक्टर की बात करें तो इसकी मैग्नीट्यूड हो गई 2R फ्रॉम A to C, ठीक है, तो इस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया फॉर द जर्नी फ्रॉम A to C। नोट कर लीजिए इसको आप लोग, ठीक है। तो अब हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है और अब हम पहुंच रहे हैं डी पर। जब पहुंचेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना कवर हुआ सोचो, ठीक है, ए से होते हुए ये बी भाया सी होते हुए डी तक पहुंचेंगे, तो डिस्टेंस कवर्ड जो है ये हो जाएगी आपको फ्रॉम, तीसरा केस फ्रॉम ए टू डी के लिए डिस्टेंस बताना कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू ये 3/4 हो गया पूरे सरकमफेरेंस का, 3/4 हो गया, यानी कि दिस इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 2 पाई आर, 2 से ये कैंसिल हुआ, दिस इज इक्वल टू 3/2 पाई आर, ठीक है, दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दिस मच डिस्टेंस इज इक्वल टू 3/2 पाई आर। नाउ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो ये बताओ A से फाइनली D पर पहुंचा जा रहा है, फाइनल पोजीशन इज दिस वन, इनिशियल पोजीशन इज A, तो A को D से ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन होगा, तुम देखो फिर इस ट्रायंगल में इसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये जितना AB होगा लेंथ में उतना ही AB होगा, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, तो AD विल बी इक्वल टू, तो जो AD का मॉडुलस होगा दिस इज इक्वल टू अगेन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2R, और बात AD वेक्टर की करें तो दिस इज इक्वल टू रूट 2R डायरेक्टेड फ्रॉम A to D, डायरेक्टेड फ्रॉम A to D, एज शोन हियर, क्लियर है। अब बात करें, अब हम पहुंच रहे हैं डी पर, डी पर जब पहुंचेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो ये 2 पाई आर, 2 पाई आर का आधा पाई आर, ठीक है,
अब लास्ट में बात करें फ्रॉम रिटर्न बैक टू इट when particle moving particle returns to A, जब ये रिटर्न कर जाएगी A पर यहां से चल के, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया। तो इस स्थिति में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ, जिस दरमियान टोटल ट्रेवल डिस्टेंस 2πr यानी सर्कमफेरेंस के लेंथ के बराबर 2πr हो जाएगा। ठीक है, और ये बताओ कि A से चल के वापिस A पर ही आ रहे हैं, यहाँ इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम ही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम, मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट 0। तो उम्मीद है इस प्रॉब्लम को आपने समझा होगा। उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये है आपका, ए कार इज मूविंग, ए कार इज, क्वेश्चन नंबर 2, ए कार इज मूविंग, ए कार इज मूविंग along x axis, along positive x axis। ठीक है, हाँ, as shown in figure, as shown in figure, it moves from O to P, it moves from O to P, O से P की ओर मूव करती है in 18 सेकेंड, 18 सेकेंड में, 18 सेकेंड, and returns from, अभी मैं डायग्राम बना देता हूं, and returns from P to Q, P to Q in 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के अंदर रिटर्न होती है P से Q। What are the average velocity? What are the average velocity? What are the average velocity and average speed of the car, and average speed of the car, in going from पहला O to P, first O to P and second from O to P and back to Q and back to Q। ठीक है, और इसमें ये इस तरह से जर्नी का लेखा जोखा दे रखा है कि पॉजिटिव इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रही है और ओरिजिन से स्टार्ट हुई है यात्रा, ओरिजिन यहाँ पर है, सपोज करो O पॉइंट इज हियर, 2 सेकेंड के बाद, तो 0 सेकेंड पर 0 मीटर की दूरी, और इसके बाद दे रखा है कि 2 सेकेंड के बाद 40 मीटर, ठीक है, 4 सेकेंड के बाद 80 मीटर, 4 सेकेंड के बाद 80 मीटर की यात्रा, 6 सेकेंड के बाद 120, 6 सेकेंड के बाद 120 मीटर, फिर 8 के बाद 160, 8 पर 160, इसका मतलब कि 10 सेकेंड के बाद 200 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रहे हैं। 12 सेकेंड के बाद ये रहा 12 सेकेंड, और 12 सेकेंड पर ट्रेवल डिस्टेंस जो है, 12 सेकेंड पर पोजीशन जो है ये 240 मीटर है, फिर ये पॉइंट Q है। ठीक है, 12 सेकेंड के बाद ये जो लोकेशन है 240 मीटर वाला विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय Q एज गिवन इन द प्रॉब्लम। फिर 14 सेकेंड पर ये 280 मीटर, ठीक है, 16 सेकेंड पर 320, 16 सेकेंड पर 320 मीटर, 18 सेकेंड पर ये
360 मीटर, फिर 20 सेकंड पर 40 मीटर, 20 सेकंड पर 400 मीटर, 400 मीटर। इस तरह से लेखा जोखा दे रखा है आपका ट्रेवल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो है मीटर में है और नीचे में ये सेकंड में दे रखा है, टाइम को सेकंड में लिया गया है और ये पॉइंट P है। दिस पॉइंट corresponding to the time 18 second, this is point P। ठीक है। अब पूछा है कि हमें क्या करना है, हमें निकालना है it moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds। What are the average velocity and average speed of the car? Average velocity निकालनी है और एवरेज स्पीड निकालनी है कार की इन गोइंग फ्रॉम O to P, O से P तक जब कार गया। ठीक है, तो पहले लेते हैं फॉर द जर्नी फ्रॉम O to P। इस जर्नी के लिए हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी की बात करें। एवरेज वेलोसिटी बताना, तो डेफिनेशन क्या बताया था, फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने बताया था नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलिए तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तुम देखो O से P की जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट इज 360 मीटर डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना लगा तो नीचे दे रखा है 18, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड इज द डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन भी होगी O to P। अब बात करें एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या हुआ, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कितना हुआ भाई, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये डिस्टेंस हुआ 360 का ही, 360 का अपॉन टाइम 18 सेकेंड, तो ये हो गया आपका कट के ये भी 20 मीटर पर सेकेंड। तो तुम देख रहे हो कि फॉर द जर्नी फ्रॉम O to P एवरेज डिस्टेंस और एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। देखते हैं सेकंड केस में, सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है कि जब O से P जाता है पार्टिकल, फिर बैक टू Q आता है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो फॉर द जर्नी फ्रॉम O to P and back to Q। ठीक है, अब ये बताओ O से पार्टिकल चल के P पर गया, फिर बैक Q पर आया, तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं, यहाँ एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाद में करेंगे। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल ट्रेवल डिस्टेंस चाहिए। O से P गया, फिर P से Q आया, तो P गया तो 360 मीटर की दूरी तय करी, फिर P से Q आया तो कितनी दूरी, तो 240 और 360 के बीच ये 120 मीटर की दूरी लौटने में ट्रेवल करी गई। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 360 प्लस 120, ये हो गया 480 मीटर। तो एवरेज स्पीड जो होगी यहाँ, जो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी, वो 480 मीटर अपॉन टाइम कितना लगा, ये भी देखो, जाने में 18 सेकेंड लगा, अब फिर ये वापिस आ रहा है यहाँ तक, तो 6 सेकेंड का समय लगा, 12 और 18 के बीच 6 सेकेंड का अंतर, तो 18 6 24 सेकेंड टाइम लग गया। ठीक है, तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस ये हो गया 360 2 120 480, और टाइम कितना लगा 18 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड, 18 6 24 सेकेंड, तो 24 सेकेंड टाइम ले लो। तो एवरेज स्पीड इस केस में हो जाएगी आपकी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड इज 20 मीटर, एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्लियर है, और 20 मीटर पर सेकेंड। बात करें एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी बता दो लगे यहाँ, तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, O से P वापस Q पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पॉइंट इज दिस, फाइनल पॉइंट इज दिस,
मतलब कि ये डिस्टेंस हम लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के तौर पे होगा इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी विच इज 240 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के समय जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे इसमें हम 480 नहीं लेंगे, हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखेंगे कहाँ गया बीच रास्ते में, वो पी पर गया कि और कहीं गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। शुरू कहाँ से हुआ, स्टार्ट कहाँ से किया जर्नी का एंड कहाँ हो रहा है, इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, हमें इससे मतलब है सिर्फ। तो तुम देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज 240 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी जो है 240 मीटर अपॉन टाइमिंग कितना हो गया, तो टाइमिंग तो पूरा ही लेंगे, टाइम तो पूरा ही लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में 18 सेकेंड और वापस आने में 6 सेकेंड, तो 24 सेकेंड का टाइम तो लगेगा ही, और ये करके हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो तुम देख रहे हो कि एवरेज वेलोसिटी इस केस में 10 मीटर पर सेकेंड आती है और एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड अलग अलग हो गए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आपने ठीक से समझ लिया होगा। एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है थर्ड क्वेश्चन में, ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड, एट 40 मीटर पर सेकेंड। ए से बी और जाता है तो 40 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड रह रही है, एंड फ्रॉम बी टू ए, एंड फ्रॉम बी टू ए, एंड फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड। वापस जब आता है तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, लगता है ट्रैफिक नहीं था, खाली था रोड। ठीक है, 60 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, calculate the average speed and average velocity of the journey। इस जर्नी के दरमियान हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है। तो सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हो। एक बॉडी ट्रेवल करती है टू बी, मान लो कि दिस पॉइंट इज ए और ये पॉइंट बी है, दोनों के बीच की दूरी सपोज करो कि x है। तो a से b की ओर यानी x मीटर की डिस्टेंस जो है, जब a से b की ओर यात्रा प्रारंभ करी जा रही है तो ये 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इधर की डिस्टेंस ट्रेवल करी जा रही है। ठीक है, a टू b। और तो जाने में कितना टाइम लगा, तो टाइम टेकन, टाइम कंज्यूम्ड for the journey from A to B, from A to B is how much time, मान लो कि t1 सेकंड का समय लगता है, तो डिस्टेंस तो x है, तो x अपॉन स्पीड दे रखा है 40, x अपॉन 40 से दिस इक्वेशन नंबर 1। अब कहा जा रहा है कि इट रिटर्न्स फ्रॉम B to A with a speed of 60 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन, टाइम t2 टेकन इन रिटर्निंग, रिटर्न टाइम जो है इन रिटर्निंग फ्रॉम B to A will be, ये बताओ कितना होगा। इसके लिए हम लिखें t2 इज इक्वल टू, डिस्टेंस तो सेम कवर हुआ है, टाइम जो है अलग हो जाएगा क्योंकि स्पीड बदल गई है, आने के समय रफ्तार बदल गई है। ठीक है, और ये हो गया आपका x/60, तो ये आने का टाइम हो गया, जाने का टाइम x/40, रिटर्न टाइम इतना, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना हो गया, टोटल जर्नी टाइम जो है दिस इज इक्वल टू t1 प्लस t2, जो कि आपका x/40 प्लस x/60 होगा। क्लियर है, और इसको थोड़ा सा और शॉर्ट किया जा सकता है, तो x को कॉमन ले लो
और 60 और 40 का 120 एलसीएम कर लो, 43 जा यहाँ 3 कर लीजिए, 62 जा इसे 2 कर लो, दिस इज इक्वल टू ये 5x अपॉन 120, 5x अपॉन 120 करिए, 5 से 120 कट गया, ये 24, दिस इज इक्वल टू x अपॉन 24 हुआ। तो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी जो है x अपॉन 24 सेकेंड कर लो, जो भी है, क्लियर है। इसे कर लो इक्वेशन नंबर 3। तो ये बताओ, हमसे पूछा है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो अब निकाला जा सकता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, जाने में x मीटर, आने में x मीटर, दिस इज इक्वल टू टोटल 2x इज द टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइमिंग x अपॉन 24, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाता है, x कट गया और ये 24 ऊपर आ गया, तो 2 इंटू 24 दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, इतना मीटर पर सेकेंड, यानी कि 48 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। तो इस तरह से एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। अब लगे हाथ तो बता दो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी ये बताओ, ए से बी गए, वापस बी से ए आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तो दिस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज इक्वल टू, चूंकि 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन जो भी टाइम लगा है x अपॉन 24 सेकेंड, तो ये टोटल हो जाएगा 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो उम्मीद है कि इन तीनों क्वेश्चन को आपने ठीक से समझा होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और मेरे पर लेते हैं, फिर मैं आपको 5-6 प्रॉब्लम्स दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सॉल्व कर पाएं, ठीक है। On a 60 kilometer track, question number 4, if you know, on a 60 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer with a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। हाँ, 60 किलोमीटर का ट्रैक है और पहला 30 किलोमीटर यानी फर्स्ट हाफ जो है इस कांस्टेंट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करी जा रही है, ठीक है। हाउ फास्ट पूछा है, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल, how fast must the train travel the next 30 kilometer, so as to average 40 kilometer per hour, for the entire trip, for the entire trip, पूरे ट्रिप के दरमियान एवरेज स्पीड हमारी 40 हो। इसके लिए बताओ कि सेकंड हाफ जो 30 किलोमीटर का है वो किस स्पीड से ट्रेवल किया गया। क्लियर है, दिख रहा है क्वेश्चन क्लियर। तो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। 60 किलोमीटर का ट्रैक पहले शो कर लो। सपोज करो ये वो ट्रैक है 60 किलोमीटर का और ये इनिशियल ए, फाइनल पॉइंट बी, ए और डी के बीच की दूरी जो है 60 किलोमीटर की है और बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट लेते हैं सी। तो जाहिर सी बात है कि ये डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर का होगा, ये आपका 30 किलोमीटर हो गया, क्लियर है, और ये भी 30 किलोमीटर हो गया। तो क्या कहा जा रहा है कि ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर। पहला ए टू सी जब आया ट्रेन
तो उसकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे थी। और फिर पूछा है कि C से B तक जाने के दरमियान इसकी स्पीड कितनी रखी जाए। मान लो कि C से B के लिए इसकी स्पीड V है, जो कि हमें पता करना है, ठीक है। और ताकि जब ये B पर पहुंचे तो पूरे ट्रिप के दरमियान जो इसकी एवरेज स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर की हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो वही जो फॉर्मूला है टोटल एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम टेकन for first 30 kilometer journey or first 30 kilometer journey is T1 is equal to कितना, तो स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर और डिस्टेंस इतना, तो टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो कि 30 किलोमीटर अपॉन 30 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर, ये हो जाएगा आपका दिस इक्वल टू 1 आवर। ये 1 आवर टाइम हो गया। अब v स्पीड से अगर C से B की यात्रा करी जा रही है तो ये डिस्टेंस भी तो 30 किलोमीटर ही है। मान लो कि 20 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में ही ले रहे हैं, न कि मीटर पर सेकेंड। तो इफ v इज द speed in next half journey, next half क्यों, next 30 किलोमीटर ही है इसीलिए next half कर दे रहा हूँ जर्नी। then time taken T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस जर्नी के लिए, टाइम टेकन हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस 30 अपॉन स्पीड v रहा। इसे कर लो इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कंज्यूम्ड, टोटल टाइम टेकन कहां से कहां तक की जर्नी के लिए, फ्रॉम A टू B, दिस इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 1 आवर लगा था यहां से यहां में A टू C, और C टू B के लिए ये 30 अपॉन V कर लीजिए, 30 अपॉन V। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 30 अपॉन V। तो ये बताओ कि एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर 60 रहने दो, 60 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, ये पुट करिए 1 प्लस 30 अपॉन V। और ये दे रखा है एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, दिस शुड बी इक्वल टू 40, ये 40 होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ ये 0 से 0 तो ऐसे ही खत्म हो गया, ये 2 दूना 4 और ये 2 3 6, ये 3 हो गया। दिस कैन बी रिटन एज 3 अपॉन 1 प्लस 30 अपॉन V, दिस इज इक्वल टू 2। या इस बात को ऐसे भी कहो कि 3 इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं यहाँ इसको, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो राइट 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 30 अपॉन V, ठीक है। तो अब V निकल जाएगा इसको सॉल्व करने पर। क्या करेंगे हम, तो काम करो इसको 2 को नीचे करें, तो यह एक काम करो मल्टीप्लाई करो, तो दिस इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 से 30, ये 60 अपॉन V, 60 अपॉन V। तो ये बताओ 2 को लेफ्ट को ट्रांसपोज करोगे तो दिस कैन बी रिटन एज 60 अपॉन V इज इक्वल टू 60 अपॉन V इज इक्वल टू 3 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 1। या यूं कहो V को क्रॉस कर दो तो V इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। नाउ आई विल गिव यू 6 problems, 6 numericals based on all these concepts, ठीक है। एंड आई होप यू विल सॉल्व, ओके। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।